हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्यूनिटी को, जिसमें हमने देखा था कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर उसमें हमने देखा हमारी जो बॉडी है रिस्पॉन्स करती है, उसमें बी सेल्स टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वो हमने देखा। ह्यूमरल रिस्पॉन्स हो या फिर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हो, वो हमने देखा। लेकिन जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, या फिर इसको दूसरा नाम भी देता है एनामिस्टिक रिस्पॉन्स। अब देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। जैसे ही हमारी बॉडी को कोई भी एंटीजन, कोई पैथोजन, मतलब कोई भी फॉरेन की चीज है जब हमारे अंदर आएगी जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, तो हमारी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती, क्योंकि उसके साथ फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है, पहली बार हमारी बॉडी उस चीज के साथ एनकाउंटर कर रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हमारी बॉडी एक लाइट रिस्पॉन्स देती है, कुछ एक एंटीबॉडीज सेक्रेट करेगी उनको एनकाउंटर करने के लिए, उनको मारने के लिए। अगर वो जो भी पैथोजन या कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, अगर वो वीक हुआ, स्ट्रोंग नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का हुआ, तो वो खत्म हो जाएगा, हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा। अगर वो स्ट्रोंग हुआ तो एक बार हमारी बॉडी को वो नुकसान जरूर करेगा, है ना, कोई भी हमें रिएक्शन जरूर होगी हमारे अंदर। तो ये था हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल हल्का, फर्स्ट टाइम पे आएगा। जैसे ही इसको एनकाउंटर करेगी हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम इसको याद कर लेगा, इसकी मेमोरी बना लेगा। इसके साथ जो भी एनकाउंटर हुआ है, किस टाइप का ये एंटीजन है ना, जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, या कोई भी टॉक्सिन है हमारे अंदर आया था, इसके लिए हमारी बॉडी ने किस तरह की एंटीबॉडी बनाई थी, किस तरह से इसको टैकल किया था, वो सारी की सारी डिटेल हमारे इम्यून सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज द रिस्पॉन्स generated when a body, ठीक है, encounter a pathogen for the first time। कोई भी पैथोजन है या कोई भी एंटीजन है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी जब पहला रिस्पॉन्स दी है वो कैसा था, और ये कैसा होगा, लो इंटेंसिटी होगा। लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, हल्के में लेगी, क्योंकि उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है वो किस तरह का है, पहली बार हमारी बॉडी में आ रहा है। ठीक है। और इसकी डिटेल क्या है, हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी, इसको क्या कर लेगी, मेमोराइज कर लेगी जो भी इसके साथ एनकाउंटर हुआ है। तो ये था हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। हल्का सा कोई वायरस, हल्का सा कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी केमिकल बॉडी में एंटर कर जाएगा तो वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि उनकी बॉडी ने उससे पहले उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस पैथोजन को कभी अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने दिया था, क्योंकि वो कब कहाँ पे था, उस टाइम वो मदर के अंदर था। जैसे ही वो ग्रोथ के, मतलब डेवलपमेंट स्टेज पे है और ग्रोथ हो रही है उसकी, धीरे धीरे नए नए बैक्टीरिया, नए नए वायरस, नए नए केमिकल्स उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो उनके क्या है, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कर रही है उसके लिए, तो वो हल्का रिस्पॉन्स होता है और वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को, उनको पता नहीं है कैसे टैकल करना है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब बार बार उनका उनके साथ उनका एनकाउंटर होता रहता है, तो क्योंकि हमारी बॉडी पहली बार जब उसके एनकाउंटर हुआ था तो उसको लर्न कर लिया था, उसको याद कर लिया था, तो अगली बार जब वो बैक्टीरिया, जब वो वायरस आएगा, तो अब की बार क्या होगा, रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, हैवी होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पहले ही पता था। उसकी जो फर्स्ट एनकाउंटर, जो पहली बार वो हमारी बॉडी में आया था, हमारी बॉडी ने उसको लर्न कर लिया, उसको मेमोराइज कर लिया, उसकी जो डिटेल थी एनकाउंटर की, किस तरह से मैंने उसको टैकल किया था, वो हमारी बॉडी याद कर लेती है। तो अगली बार उसको पहले ही पता है कैसा है ये, इसको कैसे मारना है, तो पहले ही हाई इंटेंसिटी का उसके अंदर एंटीबॉडी सेक्रेट कर देगी उसको मारने के लिए। तो वो रिस्पॉन्स कैसा होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। दिस इज जनरेटेड आफ्टर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। अब एक ही पैथोजन की बात हो रही है, अगर वही पैथोजन बार बार आ रहा है तो क्या हो गया, अगली बार उसके साथ ज्यादा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट रिलीज की जाएगी। ठीक है, तो ये हाई इंटेंसिटी का होगा, जो ये रिस्पॉन्स होगा हाई इंटेंसिटी का होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है।
फर्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आया, उसके लिए हल्का रिस्पॉन्स होगा क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसको याद कर लिया गया। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब वो बार बार हमारी बॉडी में आ रहा है, दूसरी बार आया तब हाई इंटेंसिटी होगा, तीसरी बार आएगा और हाई इंटेंसिटी होगा। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो पहली बार इसके साथ एनकाउंटर किया था उसको याद कर लिया। तो ये सब चीजें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं हम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। हमने बहुत बार एंटीजन का जिक्र किया है। देखिए, अगर नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात की जाए, एंटीजन वो कोई भी चीज है, फॉरेन की चीज, जो बाहर की चीज है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है, वो क्या हो गया, हमारे लिए एंटीजन हो गया है। वो एक पैथोजन हो सकता है, दैट मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए। वो एक केमिकल कुछ भी हो सकता है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, और वो उसके अगेंस्ट जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी उसको खत्म कर सके। तो ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रही है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। तो एंटीजेंस क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन एंटर्स द बॉडी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करने के लिए स्टिमुलेट कर देती है हमारी बॉडी को। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इन सब्सटेंसेस के आने से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो एक बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल, टॉक्सिन, वो कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा रही है और हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए, कि हम एंटीजन हम आ चुके हैं और अब हमें आपको खत्म करना है, तो आप एंटीबॉडी रिलीज कीजिए। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए तैयार होता है, वो एंटीजन हो गया। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया है, हमारी बॉडी इन खत्म करने के लिए जो भी चीज रिलीज कर रही है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। और ये मोस्टली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोटीन्स हैं, ऐसे प्रोटीन जो कि इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस, एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो एंटीबॉडी क्या हो गई, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया, उनको खत्म करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम ने जो प्रोटीन रिलीज किए, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज की, उनको हमने बोल दिया एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होती हैं और बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हर एक अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है, एक जैसी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसको भी हम देखेंगे, अभी इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी एक एंटीबॉडी का मोलिक्यूल है, हैज 4 पेप्टाइड चेन्स। इसके पास 4 पेप्टाइड चेन हो सकती हैं। ठीक है जी, 2 होंगी लाइट और 2 होंगी हैवी, जिनमें से क्या होंगी, 2 लाइट होंगी और 2 होंगी हैवी। तो ये एक स्ट्रक्चर है, और इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है H2L2। अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज हैं, जिनमें आप देख सकते हैं IgG है, IgA है, IgM है, IgE है और IgD है। IG है इम्यूनोग्लोबुलिन, और जी क्या है, इसकी टाइप है। ए क्या है, इसका टाइप है। एम क्या है, इसका टाइप है। और ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में ये हमें बॉडी मिलती है। सबसे ज्यादा एंटी जी मिलेगी हमें, सॉरी एंटीबॉडी जी मिलेगी, उसके बाद एंटीबॉडी ए मिलेगी, उसके बाद एंटीबॉडी एम मिलेगी, उसके बाद एंटीबॉडी ई मिलेगी, और एंटीबॉडी डी सबसे लास्ट में सबसे कम मिलेगी। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस होता है। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसकी 2 आपको चेन मिलेगी। एक ये जो आपको देख रहे हो इस कलर के अंदर, ठीक है, ये क्या है, इसकी 2 हैवी चेन्स हैं। ये जो ऊपर है, जो नीचे तक आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है, इसकी दोनों हैवी चेन्स हैं। 2 लाइट चेन आप देख सकते हो ग्रीन कलर के अंदर, ये इसकी एक लाइट चेन यहाँ पे दिखाई गई है और एक लाइट चेन यहाँ पे दिखाई गई है। तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो टर्मिनल है इसका, ये यहाँ पे, और एक ये टर्मिनल है, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये कैसी है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और यही इनको स्पेसिफिक बनाती है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली यहाँ पे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है और ये वाली जो स्ट्रक्चर है,
वो स्पेसिफिक होती है, हर एक के साथ फिट नहीं होती। ये स्पेसिफिक होती है, जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह की एंटीबॉडी को वो अपने अंदर फिट करेगी। हाँ, ठीक है। इसको क्या करेगी, यहाँ पे वो क्या करेगी, किसी एंटीजन को, कोई वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो एक केमिकल है, उसको अपने यहाँ पे फिट करेगी, उसको अपने साथ पकड़ लेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे एंटीजन को खत्म करने के लिए। तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये क्या करती है, इसी साइट के ऊपर ही एंटीजन हमेशा बाइंड करता है। इसी साइट पे क्या करेगा, ये उसको अपने साथ पकड़ लेगी। और जैसा एंटीजन होता है, एंटीबॉडी की जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वैसी ही होती है। ठीक है, मान लो अगर किसी केमिकल की, किसी पैथोजन की स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होगी वो ऐसी ही होगी। किसी की अगर राउंड शेप की है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसी होगी। अगर किसी की शेप ऐसी है, तो वो ऐसी होगी। तो ये मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। जैसी एंटीजन की शेप स्ट्रक्चर होगी, ऐसी ही एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, ताकि वो इसके अंदर पूरी तरह से फिट हो जाए, उसको वो पकड़ सके, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके, खत्म कर सके। तो एंटीबॉडीज और एंटीजन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ये चीज कैसे होती है। चलिए अब देखते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन लगभग लगभग एक ही जैसी दो टर्म है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, मतलब एक ही प्रोसेस के दो पार्ट हैं अलग अलग। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन दे रहे हैं, है ना। किसी को वैक्सीन देना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन है वैक्सीन देने के बाद जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ना, तो वो क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं। और वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या है, देखिए वो कोई भी पैथोजन हो सकता है, कोई भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस या कुछ प्रोटीन। हम किसी करते हैं बैक्टीरिया वायरस को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, या उसको डेड कर देते हैं, या उसी से मिलता जुलता कोई हम सब्सटेंस मतलब प्रोटीन बॉडी के अंदर पहले ही डाल देते हैं। ये किस पे बेस कर काम कर रहा है, ये कर रहा है मेमोरी के ऊपर बेस। हमने पढ़ा था प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ। वैक्सीन क्या है, एक मिक्सचर है, हम कह सकते हैं कि डेड या वीक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, या फिर कोई प्रोटीन का। देखिए पोलियो की दवा ये जो दिलाई जाती है बच्चों को, पोलियो ड्रॉप अपने पता है आपको सबको। ये जो पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, इसमें क्या करते हैं, पोलियो की जो वायरस है वो डेड या फिर वीक वायरस लिए जाते हैं, ताकि वो एक बार हमारी बॉडी में एंटर करें। क्योंकि वो डेड होते हैं, वीक होते हैं, हमें उनके बारे में पता होता है कि ये इस लेवल पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब वो पहली बार हमारे अंदर जाते हैं, मतलब जब किसी बच्चे को देते हैं, जब पहली बार उसके अंदर जाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी। प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी तो स्मॉल अमाउंट में क्या करेगी, एंटीबॉडी रिलीज करेगी, और उसको डेड, वो पहले ही डेड है, वीक है, उनको वो खत्म कर देगी आसानी से। ठीक है, हम ऐसा बार बार कर रहे हैं, और हम बार बार पोलियो पिला रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या है, वो जो पोलियो की दवाई है पीने के बाद, उसने क्या किया, उन जो पोलियो के डेड वायरस थे, डेड जो वीक वायरस थे, उनको याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया कि ये जब भी मेरी बॉडी के अंदर आते हैं, मैं इस तरह की एंटीबॉडी रिलीज करती हूँ, उनको खत्म कर देती हूँ। इसी का फायदा हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में उठाते हैं। अब ये सब क्या है, हमारी बॉडी को आदत पड़ गई है, हमारी बॉडी को पता चल चुका है कि जो पोलियो का वायरस है कैसे है। अब जब असल में कोई पोलियो का वायरस आएगा, तो क्या है, हमारी बॉडी को पहले ही पता है कि ये जो वायरस है पहले भी मेरे अंदर आ चुका है। वो अलग चीज है कि हमने जानबूझकर आर्टिफिशियली हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि हमारी बॉडी पहले ही तैयार रहे, ताकि उसको कोई बीमारी ना लगे। तो अब वो जो असल में अंदर हमारी बॉडी की एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी को उसके बारे में पहले ही पता होता है, और हमारी बॉडी क्या करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी। और वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है। और हमारी बॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज सेक्रेट करेगी, उनको खत्म कर देगी। तो यही क्या है, हमारी वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन क्या है, जब हम वैक्सीन किसी को देते हैं, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन अगर हम किसी चीज के लिए दे रहे हैं, तो उसी चीज के डेड, वीक या उसी से मिलता जुलता कोई केमिकल हम दे देते हैं, ताकि हमारी बॉडी पहले ही तैयार रहे। तो क्या है, इसमें क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, इन दिस वीक या इनएक्टिवेटेड, ठीक है, या तो वीक होंगे या इनएक्टिवेटेड होंगे,
या डेड पैथोजन होंगे, है ना, जो जिस भी बैक्टीरिया जिस भी वायरस के अगेंस्ट हम उसको दे रहे हैं, या कुछ प्रोटीन उससे मिलते जुलते, वो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के उसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैक्सीन है, हमने वैक्सीन दे दी। ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। अब वैक्सीनेशन का काम सिर्फ इतना ही था कि हमने चीजें क्या क्या है उसको एंटर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी बिफोर डिजीज। अब ये भी याद रखना है, बच्चों को पोलियो नहीं हुआ होता, उनको पहले ही दी जाती है। बच्चों को क्या करते हैं, हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग टीके लगाए जाते हैं, वो क्या है वैक्सीन की तरह काम कर रहे हैं, पहले ही दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को ना हो। ऐसा नहीं है बच्चों को पोलियो हो रहा है हम बाद में दे रहे हैं, हमारी बॉडी पहले ही तैयार हो जाए, इसलिए हम उनको दे रहे हैं। तो ये क्या है, वैक्सीन क्या है, पहले ही दी जाती है ताकि कोई बीमारी ना हो। अब ये तो हो गया, वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। वैक्सीन मिलने के बाद हमारी बॉडी ने जब एंटीबॉडी रिलीज कर दी, उनको खत्म करना शुरू कर दिया, वो हो गया कि हमारा इम्यूनाइजेशन हो गया, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो एक ही तरह की चीजें हैं। वैक्सीन का मतलब, वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर देना बॉडी के अंदर। इम्यूनाइजेशन का मतलब है जब वैक्सीन अंदर आई तो हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज रिलीज करने शुरू कर दिए, मतलब एक्टिवेट हो गई। और जब वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो इम्यूनाइजेशन हो गया। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच इट इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन। जो भी वैक्सीन डाली गई है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज करना शुरू कर देती है। तो दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। अब एक टर्म और है आपके पास, पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटीजन गया है तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी रिलीज करेगी, एक स्लो प्रोसेस है। कई बार हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें इमीडिएट रेडीमेड एंटीबॉडी लेनी पड़ जाती है, ताकि हमारी बॉडी क्या करे, उनको खत्म कर सके। अगर वो ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेंगे, वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में रहेंगे, तो वो क्या है, हमारी बॉडी खराब हो सकती है, डिजीज लग सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेडीमेड एंटी टॉक्सिन दे देते हैं या एंटीबॉडी दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी कैसी हो गई, ऐसा इम्यूनाइजेशन कैसा हो गया, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब हमारी बॉडी सेक्रेट नहीं कर रही है एंटीबॉडी, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी हमने अपने अंदर डाल ली है। ठीक है, इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, और एंटीटॉक्सिन्स कोई भी है हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है ताकि क्विक रिस्पॉन्स मिले। जैसे कि टेटनस के केस में हम टीका लगवाते हैं, स्नेक बाइट हो गई, डॉग बाइट हो गई, इनके केस में क्या कहते हैं, रेबिस के टीके लगाते हैं। वो क्या है, एक तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज या एंटी टॉक्सिन्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी को वेट ना करना पड़े कि कब हमें वैक्सीन मिल रही है, कब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी और कब इनको खत्म करेगी। तब तक बहुत ज्यादा देर हो सकती है, बॉडी को डिजीज हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमारी बॉडी वेट ना करे, हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स दे सके, हम रेडीमेड ही अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो एंटी टॉक्सिन्स या फिर वो एंटीबॉडीज हम अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ताकि एकदम से आसानी से हमें रिस्पॉन्स मिल सके। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, ये किसके ऊपर बेस है, ये बेस्ड करती है मेमोरी के ऊपर, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, मेमोराइज कर लेती है इन चीजों को। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलर्जीज। एलर्जी क्या होती है, जब भी हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी, तो क्या करेगी, नॉर्मल से ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी। तो ऐसा क्या कंडीशन क्या बोलते हैं, एलर्जी हो गई। तो क्या है, इट इज द एक्स एग्रीगेटेड और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एजेंट्स। और उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी किसी केमिकल्स के अगेंस्ट, किसी भी ऐसे पार्टिकल के अगेंस्ट जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कि एलर्जी है। ठीक है, और वो जो सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, उनको बोल देते हैं एलर्जेंस। और ये एलर्जेंस क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है डस्ट,
माइट हो सकती है, ठीक है जी, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है, ड्रग्स, केमिकल्स, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बारे में आपको पता ही है। एनिमल डेंडर आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। तो ये एनिमल डेंडर क्या होता है? ये जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स मोस्टली जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, इनको जो पालते हैं उनके आसपास ये एनिमल डेंडर होते हैं। एनिमल डेंडर क्या है? ये जो एनिमल होते हैं, इनकी स्किन है, इनकी स्किन की जो डेड सेल्स हैं, स्केल्स की फॉर्म में उतरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। तो ये भी एलर्जी का कारण हो सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं। जब भी ये हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, और इनके लिए जो एंटीबॉडी होगी, जो रिलीज होगी इनको खत्म करने के लिए इनके अगेंस्ट, तो वो होगी आईजीई। तो ये आपको याद रखना है। होता क्यों ऐसा है? जब भी ये एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर मस्त सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उस अलग अलग लोकेशंस पे बॉडी के मस्त सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। उन केमिकल्स में जैसे हिस्टामिन है, एड्रेनलिन है, सेरोटोनिन है, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, ठीक है, और यही क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। यही कारण बनते हैं कि हमारी बॉडी क्या है? हाइपर सेंसिटिव हो गई है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। जब ये ड्रग्स जब ये कोई भी केमिकल हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं, जब ये मस्ट सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करती है, तो इसके लिए क्या करते हैं? जिस पर्सन को एलर्जी होती है तो उनको हम एंटी हिस्टामिन देते हैं, ठीक है जी, एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स। तो ये स्टेरॉइड्स जो हो गए, ये सारे सारे क्या हैं? सिम्टम्स को कम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए उनको ये चीजें दी जाती हैं। तो एलर्जी का पता कैसे लगाएं कि इसको एलर्जी कैसे हुई है? इसके लिए क्या करते हैं? जो भी क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको अलग अलग चीजों की ट्राई करते हैं। तो पहले तो ये पता लगाना जरूरी है ना कि उसको एलर्जी हुई है किस चीज से हुई है। अगर उसको डस्ट से हुई है तो क्या करेंगे? उसको डस्ट के साथ एनकाउंटर किया जाएगा। अगर डस्ट के अगेंस्ट उसकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है ज्यादा, तो क्या हम मान सकते हैं कि डस्ट से ही इसको एलर्जी हो रही है। इसी तरह से उसकी पूरी क्या है? एक प्रोफाइल निकाला जाता है कि किस एरिया में वो रहता है, वहां पे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, कि इसको पोलन ग्रेन से तो नहीं है, एनिमल डेंडर तो नहीं है, इसको एनिमल डेंडर से तो नहीं इसको हुई है, या कोई ड्रग या कोई केमिकल ऐसा लेता है, कोई दवाई लेता है उसकी वजह से तो नहीं है। तो ये सब चीजें पहले देखी जाती हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या उसको उसका ट्रीटमेंट होता है। इसका बहुत सारा कारण एक और भी है। हमने जरूरत से ज्यादा अपने आप को क्या कर लिया है? प्रोटेक्टिव बना लिया है। मोस्टली जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, उनके अंदर बच्चों को जाना हो रहा है, क्योंकि क्या किया जा रहा है? जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ का टच नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनके बॉडी को क्या है? इन सभी चीजें, ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर नॉर्मल बात की जाए तो जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें क्या होते हैं? बच्चे बड़े बड़े घरों से होते हैं, तो वो क्या करते हैं? जैसे एसी वाले रूम है उनके, एसी वाली गाड़ी में बैठ के उन्होंने स्कूल में जाना है, वहां पे जब स्कूल में जाएंगे वहां पे भी एसी वाले क्या है? रूम होंगे, तो वहां पे घर वापस वैसे ही। तो जो बीच का जो एनवायरनमेंट है, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके साथ तो उसका इंटरेक्शन इतना हो ही नहीं रहा है। तो ये सब क्या है? हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा बचाव कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग दवाइयां हम ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो ये सब क्या है? जरूरत से ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टिव बनाना भी एक कारण बन गया है एलर्जी होने का। तो सिम्टम क्या होते हैं एलर्जी के? एलर्जी के सिम्टम, स्नीजिंग हो गया, स्नीजिंग हो सकती है उसको, ठीक है, आंखों में पानी आना, वाटरी आइज हो जाएंगी, रैशेज पड़ जाना, रनिंग नोज, नाक का बहना, कफिंग होना, खांसी होना, और सांस लेने में दिक्कत आना, कुछ एक ऐसे सिम्टम है जो एलर्जी के होते हैं। तो एलर्जी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है आज, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? अपने आप के लिए इम्यूनिटी शो करना। अ, जब लेक्चर मैंने शुरू किया था इससे पहले, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर डिफरेंस कर सकती है। मतलब मेरा अपनी चीज क्या है और बाहर की चीज क्या है। तभी तो वो क्या करेगी? अपनी चीजों को बचाकर जो बाहर की चीजें हैं, जो नुकसानदायक हैं, जो कि हार्मफुल है, उनको खत्म करेगी, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करेगी, मतलब उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करेगी।
क्या होगा अगर हमारी बॉडी ये वाली क्वालिटी लूज कर जाए, ये वाली एबिलिटी लूज कर जाए कि वो अपनी चीजों में और बाहर की चीजों में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, सेल्फ और नॉन सेल्फ चीजों के अंदर डिस्टिंग्विश ना करे, तो क्या होगा? तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी की चीजों को, अपनी जो सेल हैं, अपने जो टिश्यूज हैं, अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेरी अपनी चीजें क्या है और बाहर की चीजें कौन सी हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमें डिजीजेज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो देखते हैं, इट इज द स्टेट, ये एक स्टेट है, ठीक है जी। इट इज द स्टेट वेयर बॉडी लूजेज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपनी और पराई चीजों के अंदर वो डिस्टिंग्विश करना बंद कर देती है, एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग सेल्फ सेल्स। तो अपनी बॉडी के ही सेल्स को, अपनी बॉडी के ही मॉलिक्यूल्स को, अपनी बॉडी के ही पार्ट को खत्म करना, खराब करना शुरू कर देती है। दिस causes damage to the body resulting in autoimmune diseases। और अगर इस तरह से हमारी बॉडी ऑटो इम्यूनिटी शो करेगी, अपने लिए ही इम्यूनिटी शो करेगी, अपने अगेंस्ट ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऐसी जो डिजीज हो जाएंगी जिसकी वजह से उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ऐसी डिजीज क्या हो गई? ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गई। एग्जाम्पल इसके हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एडिसन्स डिजीजेस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, और जो जॉइंट्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती है, जो उनकी प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर बनी होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। ऐसे ही एडिसन डिजीज में क्या होता है, ये जो एडर्नल ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये इसका जो जॉइंट है, ठीक है, फिंगर का जॉइंट है, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, जो कार्टिलेज हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है और इनमें पेन हो रहा है। तो इस आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, जो फिंगर्स है यहाँ पे डिफॉर्मिटीज हो गई है, डिफॉर्म हो गई है, प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे भी देखते हैं, ये भी क्या है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ही एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। ये सिर्फ आपको हाथों के लिए दिखाया गया है, ये पैरों में भी हो सकता है, और जो अलग अलग जो जॉइंट्स हैं वहां भी इस तरह की डिफॉर्मिटीज हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। तो ऑटो इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी अपने आप की चीजों को और बाहर की चीजों को डिस्टिंग्विश करना बंद कर दे, उनमें फर्क महसूस ना कर पाए, और इसकी वजह से क्या है, वो अपनी चीजों को भी नुकसान करना शुरू कर देती है, और इसकी जिसकी वजह से डिजीज हो सकते हैं, इनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एडिसन डिजीजेज। दो एग्जाम्पल आपने याद रख ले हैं। आई होप कि छोटे छोटे जो भी टॉपिक थे आज, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, और प्रॉपर पूरा अच्छी तरह से इसको, अपने टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। एग्जाम में 1 1 मार्क्स में, 2 2 मार्क्स में, कई बार 3 3 मार्क्स में भी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। So thanks for listening. Thanks for watching. God bless you all.